नमस्कार। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसी विभूति से मिलवा रहा हूँ जो शानदार ब्यूरोक्रेट थे। और देखिए, ये उनका मकान है और इनका नाम है चंद्र सिंह जी। ये आईएएस हैं, उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं और आज 82 वर्ष के हैं। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद एलएलबी किया है, एलएलएम किया है और मानवाधिकार के लिए आज भी लड़ रहे हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक अपने लोगों के लिए, मुद्दों के लिए, मानवाधिकार के लिए लड़ते रहते हैं और 82 वर्ष के उम्र में भी ये शानदार काम कर रहे हैं। चंद्र सिंह जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? हाँ, आप कृपा है। क्या चल रहा, क्या खास आजकल जीवन पर क्या चल रहा, क्या कर रहे हो आजकल? आजकल मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में पैरवी करता हूँ। बहुत बढ़िया। और उसमें कई तरह के केसेज हैं और जिसमें कि बंधुआ मजदूरों के भी, कोर्टाओं के बारे में भी और विशेष रूप से बाजियों के बारे में। उत्तराखंड आंदोलन में पर्वतीय 10 जिलों में बागियों ने ढोल बजाया था, जिसके लिए किसी ने उनको मजदूरी नहीं दी और न उनको कोई आंदोलनकारी इसलिए घोषित नहीं हो गए क्योंकि जियो में ये था कि उनको जेल में जाना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, परंतु उनको किस्मत तो मैंने मुकदमा का उनको कुछ नहीं हो सकता। उत्तराखंड सरकार उनको प्रशस्ति पत्र दे दे, मामला चल रहा। मुख्यमंत्री जितने भी ऐसा को मैंने लिखा, तो मैं अब 2016 से मैं इसको मुकदमा लड़ा। अगर मैं मेरे पक्ष में ये मानवाधिकार आयोग का जजमेंट नहीं आया तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। आपका कहने का मतलब है कि जो बाजगी थे गांव के, हाँ। जब आंदोलन हुआ तो कोई जाए ना जाए, बाजगी को जाना ही पड़ता था, क्योंकि हाँ। गांव का एक सोशल प्रेशर होता है कि चलिए साहब आंदोलन में। बाजगी जात से हमें संबंध नहीं है। हाँ। पर जिस व्यक्ति विशेष ने ढोल बजाया हो, हाँ। बाजगी जाति से हमें कोई लेना देना नहीं। ये ढोल बजाने जिसने ढोल बजाया, नगाड़ा नरसिंगा बजाया था और मजदूरी नहीं दी, तो उसके लिए सबूत मैंने कहा जो आंदोलनकारी घोषित हो गए उनके बयान ले जाए। तुम तो जेल गए थे, पर क्या उस दिन ढोल बजाता है? हाँ, वो कौन आदमी था? जिसका नाम बता देगा वही साक्ष्य है। बिल्कुल। मैंने वो साक्ष्य। तो आपका पक्ष क्या है कि उनको आंदोलनकारी घोषित किया जाए, उनको पेंशन दिया जाए? आंदोलनकारी घोषित बाजगी जात को नहीं किया जाए। वो आदमी जिसने ढोल बजाया हो तो आंदोलनकारी घोषित करो न करो, परंतु कम से कम उसको एक प्रशस्ति पत्र दे दो कि आपने उत्तराखंड आंदोलन में निःशुल्क ढोल बजाया था और इसीलिए जो आंदोलनकारी घोषित हो सके, जिनको नौकरी मिली है, पेंशन मिल रही है, उनके बयान ले जाए। ठीक है। कि जिस घटना के लिए आंदोलनकारी घोषित, उस घटना के दिन कोई ढोल बजा रहा था, यदि हाँ, तो जिस व्यक्ति को नाम बता दें वही सबूत माना जाना चाहिए। आप उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, आप डीएम रहे हैं। ये बताइए, अलग राज्य से हमने कितना खोया है, कितना पाया है, क्या मानते हो आप? अलग राज्य में से हमने ज़्यादा खोया है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के भाग थे। तो पहला उत्तर प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उसके बाद एचएन बहुगुणा थे, एनडी तिवारी थे, तो मैं भी उसी उपज हूँ। उत्तरकाशी का आखिरी गांव का आदमी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए और मैं P67 में PCS में टॉपर हो गए। तो हम उत्तराखंड के लोग जो पढ़ते मैदान में हमारी बहुत इज्जत थी और नौकरी में थी। अब यहाँ सीमिटेड हो गए
तो इसीलिए उत्तराखंड राज्य बनने से मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। क्योंकि पलायन भी जो है जब हाँ। से उत्तराखंड बना और तेजी से हुआ है। और इसका मतलब हम जीविका का पहाड़ में व्यवस्था नहीं कर पाए। हाँ क्यों? हाँ बिल्कुल नहीं कर पाए। आप क्या मानते हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे पहाड़ का विकास हो, पलायन रुके? क्या मानते हो आप, क्या होना चाहिए नीतियों में? किस तरह की नीति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? पहाड़ में जो हमारे 10 जिले खास करके पहाड़ी जिले हैं, प्रत्येक गांव के सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए और कृषि वैज्ञानिक उद्यान और हॉर्टिकल्चरिस्ट ये रिकमेंड करें। आप मान लीजिए जिस गांव का मैं हूँ वहाँ अखरोट हो सकते हैं। अगर प्रत्येक परिवार के 10-10 अखरोट जो दांती हो पेड़ लगाएं। अगर हो तो ये जो भूमि का उपयोग जो पर्वतीय क्षेत्र में, और दूसरी बात ये है जो अब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, चाहे आईएएस अफसर हो चाहे कोई हो, अगर उसका नाम खतौनी में खसरा में और खेत बंजर पड़े हैं तो कानून के अनुसार 12 साल से ऐसा हो रहा हो तो ज़मीन जो है सरकार में चली जाए। उत्तराखंड राज्य में के बनने के बाद पड़ताल सिस्टम ख़त्म हो गया। हाँ। उत्तर प्रदेश में रबी और खरीफ की पड़ताल होती थी और पता चलता था कि क्या हो रहा, किसका कब्जा है। इसीलिए यहाँ उत्तराखंड में मैं किसी मुख्यमंत्री पर टिप्पणी नहीं करूँगा, परंतु किसी मुख्यमंत्री ने ये जानने की कोशिश नहीं की। मैं सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर हूँ उम्र में भी, और जितने किसी मुख्यमंत्री ने मेरे को वार्ता के लिए नहीं बुलाया। और तो ये देखना चाह रहे कि रिसोर्स पर्सन क्या है। मुझे तो 1.5 लाख रुपया तो पेंशन मिलते थे, मेरे को कौन क्या देगा कोई। परंतु जो मेरा अनुभव है, जैसे कोई सीनियर पत्रकार है तो उसका जो अनुभव का फायदा समाज का है, उसका उपयोग समाज अगर नहीं करता है तो ये उसका अपमान है। पैमाइश भी शायद हमारी 60 से नहीं हुई, 1960 के बाद पैमाइश नहीं हुई। हाँ, जमीनों की बंदोबस्त नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना। हाँ तो कि कौन सी जमीन अभी नीति आयोग ने पूछा है हाँ, कि भाई तुम आंकड़े भेजिए कि कितनी आपके पास कल्टिवेटेड लैंड है, कितनी फॉरेस्ट लैंड है, तो इनके पास आंकड़े नहीं है। हाँ तो 20 साल में हम आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाए, कितने हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, कितनी बागवानी की लैंड है, कुछ नहीं है। जो राजस्व परिषद है वो फर्जी है। उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट है। तो इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहाड़ों में काम करते हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ मैं डीएम चमोली था तो मैं गांव जाता था, गांव में सोता था, उस ऐसे घर में सोता था जिनके पास रगजा कुछ भी नहीं होता था, ताकि मुझे पता चला कि गरीबी कैसे होती है। हाँ, चूल्हे पर गर्म कम्बल लगा कैसे सोते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो कमिश्नर है, मैं उन्हीं की बिरादरी का आदमी हूँ, पर कोई एक कह दे कि मैं उत्तराखंड में चाहे वो चक्राता का एसडीएम हो या काशी का हो या परोर का, गांव में जो ये सोते, अगर गांव में सोते भी होंगे तो प्रधान जी घर में रुकते, तो इसीलिए दावत खाते हैं चल देते हैं। हाँ, मैं डीएम बस्ती था, मथुरा था, उधम सिंह नगर था, चमोली था। तो मेरे को गांव मैं जब गांव में जाता था तो मैंने जो वहाँ के लेखपाल थे, जो वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी थे, जो किसी भी आकर ग्राम स्तर कर्मचारी होता था, उसको मैंने बोल रखा था कि मेरे को फ़ोन करो, और गांव वालों से मैं कर मेरे को अर्जी मत लिखो। मैं मेरे को जो मिलने आते थे तो मैंने 1000 करीब कटिंग करके उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, मैं उनसे कहता हूँ तुम 11 बजे मेरे को फ़ोन कर दो,
और अपनी बात में फ़ोन बता दो, और जिसको जहाँ तुम्हारा काम होना है उस दफ्तर में जाओ, अफसर से मिलो, मुझे डीएम साहब ने भेजा, एक पर्ची दे दिया। तो एक एक जगह की बात है, बस्ती में, तो एक ने रात को मुझे फ़ोन किया, शाम में थाने पर गया और पर्ची नीचे फेंक दी। अच्छा, मैंने तुम कहाँ हो? अच्छा, तुम वहीं रहो। तो मैंने एसपी कहा चलो मेरे साथ, उसे मैं चला गया। मेरे पास 4 सिपाही थे, तो वहाँ गया। तो मैंने उस आदमी कहा कि क्या सिपाही बैठा था, कि कोई तुम्हें मिलना है? कि ना, मेरे को मिलना है। मैंने 2 सिपाही तो उनसे बोल दो पेड़ के नीचे को मेरा। मैंने कहा किसको दिया? तो उन्होंने पर्चा कि इसको दिया। मैं इसने पर्चा दिया कि हाँ साहब। इसने कहा मेरा काम, मैंने कहा अर्जी ले दो। तो मैंने कहा कि अर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा पर्चा दिखाओ और फिर मेरे से बात करो। तो अर्जी लिखने, एक अर्जी का औसतन बस्ती जैसे ज़िले में उस जमाने में भी 100 से लेकर 500 रुपये तक लिखाई का होता था। और वो बोलता उसके शिकायत कुछ थी, उसमें कुछ और लिखा रहता था। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझदार हो और वो ये कह दे, जैसे कि आजकल इतनी बारिश हो रही, खास करके हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में, तो इन जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अपनी कार में बैठे और उन जो उन तंबू में चले जाए जिसमें लोग सो रहे हों, उसके अंदर पानी घुसा होगा, किस तरह से रह रहे होंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा काम चलेगा? क्योंकि एमएलए साहब तो कोई भी एमएलए का मैंने बयान आज तक अखबार में देखा कि बरसात के कारण मेरे क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए ये समस्या। चलो वो तो खेत खराब हो रहे हैं, बाढ़ आ रही, पहाड़ टूटे, वो तो सामान्य बात है, परंतु लोकल क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। और ख़ास करके पशु जो है परेशानी में बहुत ज़्यादा है। और हमारे सबसे बड़ी समस्या है, प्रत्येक गांव में कई गायें बरसों से बंजर है, वो बांझ है। तो बांझ गाय का तो कोई इलाज होना चाहिए ना। हिंदू तो गाय का मांस खा ही नहीं सकता, तो वो और या बैल को, तो उनका उपयोग कैसे होना चाहिए। पंतनगर यूनिवर्सिटी में जहाँ जो एनिमल हस्बेंड्री काम होता है, तो पहाड़ों में जो पशु हैं, तो ये जो खास करके जो उजाड़ कर देते हैं, इसको देखें क्या हो सकता है। ये बात है, पहाड़ से पलायन हो रहा है। हाँ, और हर इलेक्शन में सीटें कम हो रही है पहाड़ से। हाँ, क्योंकि इस पॉपुलेशन के हिसाब से हाँ, क्या भौगोलिक हिसाब से सीटों का परिसीमन हो सकता है? जैसे लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति में 25,000 के पॉपुलेशन का वो है, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या इसके लिए क्षेत्रफल के हिसाब से भी सीटें रखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल 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 इलेक्शन कमीशन को कानून की ज़रूरत है और इनको पुनर्गठन होना चाहिए, ताकि प्रतिनिधित्व अगर क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होगा तो सारी सीटें पॉपुलेशन नीचे आ जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। हाँ, पता चलेगा कि एक एक जिले में फिर एक एक एमएलए होगा। हाँ, आने वाले अगर पॉपुलेशन देखी जाएगी। हाँ, जबकि भौगोलिक देखना चाहिए, कितने दूर का और डेवलपमेंट किस एरिया का होता है, क्यों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्या होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन की पैरवी होनी चाहिए या कोर्ट में ये किया जाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन में और कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। पर सवाल ये उठता है, जो हमारे 72, 71, 73 जो एमएलए हैं, उनको विधानसभा में मामला उठाना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके प्रतिनिधित्व को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तो ये तो सारी पॉपुलेशन तो देहरादून में, यहाँ एक मोहल्ले में एक एमएलए होगा, वहाँ पता चले पूरे जिले में एक एमएलए है, तो डेवलपमेंट तो डिसबैलेंस हो गया। हाँ, हाँ, क्यों? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये बताइए, आप इतने सीनियर आईएएस रहे हैं,
इतना सब कुछ है, आपकी सैलरी बढ़िया है, आपका मैंने घर देखा, यहाँ हमारे जो पटवारी हैं या 3 साल की नौकरी करते हैं उनका तो इससे बड़ी बिल्डिंग है, क्यों उत्तराखंड में ऐसा? मैंने कई देखे हैं कि 4 साल की नौकरी है। क्या मानते हो आप, करप्शन ज़्यादा है उत्तराखंड में, क्या है? हाँ, मेरा मकान जो है 1,20,000 का है। मैंने क्या नाम उसका जो क्या हाउसिंग बोर्ड से मैंने लिया था, 1,20,000 का 2 कमरे ऊपर बाद में बनाए मैंने। मैं इसको मेंटेन नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत है ये, मतलब जिन्होंने ऐसा कर रखा है। तो इसलिए रिटायरमेंट बाद पेंशन मिलती है, रहने का मकान है, और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिसमें मैं भी खुद कैटेगरी में आता हूँ। मैं खुद अब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, मेरे गांव में ज़मीन है, वो तो इसलिए सुरक्षित है कि मेरे 3 भाई गांव में रहते, स्वामी के थे। पर अगर जिसने गांव छोड़ दिया है, विशेष करके कुमाऊं के अधिकारी कर्मचारियों ने, उनकी ज़मीन जब पड़ी हुई है, तो कानून बनना चाहिए। जो आदमी जिसका नाम खसरा खतौनी में है, यदि 12 साल से अधिक से गांव में नहीं रहता तो ज़मीन सरकार में चली जाए, या उस व्यक्ति के नाम जो उसका हल चला रहा है, खास करके उसके नाम हो जाना चाहिए। हाँ, खास करके कुमाऊं में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, पर शेड्यूल कास्ट को हो रहे थे, तो ज़मीन चूँकि हलो लगा रहे हैं, इसलिए वो ज़मीन उनके नाम हो जानी चाहिए। क्या ये कहीं कहीं ये कानून है या बनना चाहिए? कानून तो है, अगर कोई आदमी किसी ज़मीन कब्जेदार है और मूल मालिक कुछ नहीं बोला और 12 साल जा वो मालिक बन जाता है। ये कानून है? हाँ, एक अर्जी दे दे उस एसडीएम को कि मैं ज़मीन का मैं काबिजदार हूँ और उसमें मिस्टर फलाना का नाम है, वो 12 साल से नहीं रह रहा है। इस कानून पर चूँकि यहाँ पड़ताल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, हाँ। इसलिए कमिश्नर और कलेक्टर और जो ज़मीन का काम करते हैं वो कलेक्टर करते हैं, जो कानून व्यवस्था काम करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो राजस्व विभाग को जो है, और ख़ास करके यहाँ पटवारी हैं तो उनको पुलिस पावर भी है, और जो तो मैदान की तरफ है वो लेखपाल होते हैं। तो चूँकि अब गांव में इतने अपराध हो गए हैं, तो इसीलिए पटवारियों की पुलिस पावर ख़त्म होनी चाहिए और रेगुलर पुलिस सब जगह हो जानी चाहिए। और उत्तराखंड में चूँकि एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज सचिव रहा हूँ, और बाद में मैं कोऑपरेटिव सचिव रहा। तब मैं कोऑपरेटिव सचिव बना तो रिकवरी बहुत ख़राब थी, तो पौड़ी में तो कोटद्वार बैंक को मैंने कोऑपरेटिव बैंक का उसके लाइसेंस मैंने जब्त करने की कार्रवाई करनी शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा हमारे पास तो गरीब है। मैंने कहा जब मैं एक्साइज कमिश्नर था सबसे अधिक दारू जो है पौड़ी बिकती थी। जब दारू पीते हैं तब तो आप गरीब नहीं है, जब हमारा सरकारी पैसा देना होता है। हाँ, इसीलिए उत्तराखंड को यदि सुधार लाना हो तो पहले तो नशाबंदी होनी चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो कम से कम जो है गरीब वालों के सामने ये शराब की दुकानें ये नहीं लेनी चाहिए। जो औरतें विरोध करते हैं उनकी बात मानी जानी चाहिए। इस समय जो है पहाड़ में मेडिकल की बड़ी प्रॉब्लम है, और गांव में लोग आज भी ये बाकी के पास, ये इसके पास, ये देवता के पास, ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास निवारण के लिए कोई अभियान चलना चाहिए क्या? हाँ, पहाड़ों में जितने भी मंदिर हैं वो अंधविश्वास के हेडक्वार्टर हैं, और उस हेडक्वार्टर के जो हेड है वहाँ का ब्राह्मण है। इसलिए ये जो अंधविश्वास की जो बात हो रही है, तो जितना खर्चा मंदिरों में कर रहे हैं, अगर मेडिकल स्टाफ गांव-गांव में रखी जाए, खास करके जैसे आशा ये बहुत अच्छा काम कर रही है,
औरतों की जान बचा देती हैं। तो आपका कहना सही है कि हाँ, ये अच्छी बात है अब कि लेटेस्ट जो मैं जब चमोली में था, पिथौरागढ़ में था और पौड़ी में था, तो मैं ज़्यादातर देखता था, उत्तरकाशी में रहने वाला हूँ, कुष्ठ रोग बहुत होता था। अब ये अच्छी बात हो गई है कि कुष्ठ रोग का परसेंटेज कुछ कम हो गया है। कुष्ठ रोग, टीबी कम। हाँ, कम हो गया है। हाँ, लोगों में जागरूकता आ गई है। और पहले लोग जो है ज़्यादातर कोड़ियों को गांव में जहर दे के मार देते थे या कहीं ओडार में गुफा में डाल देते थे। हाँ दूर। हाँ, या रिश्ते का भीख भीख मांग देते। इसमें सुधार हुआ, अच्छी बात है। इस समय जो युवा है पलायन कर रहे हैं, इसको क्या होना चाहिए? क्या एजुकेशन सिस्टम में, हमारी जो एजुकेशन स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें बागवानी जैसा कंपलसरी सब्जेक्ट हो, ताकि बच्चा कुछ स्किल डेवलप हो? क्या होना चाहिए आपके अनुसार? नहीं तो 5-5 हज़ार 10,000 रुपये के लिए लड़के धक्के खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि स्किल नहीं है उनके पास कुछ। लैंड यूज पैटर्न है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मेरे गांव में अगर बैठक हो जाए और पहले तो खेती चिन्हित हो जाए जो बंजर पड़ी है, बंजर खेती का या तो जो मालिक है, चूँकि अब सेंट्रल जोता बोता है, इसलिए जो माइग्रेट कर रहे हैं, अगर किसी गांव में अखरोट की खेती होती है और औसतन एक परिवार में 5 से 10 पेड़ अगर अखरोट के पेड़, तो आदमी की गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है खास करके पत्रकार बंधुओं से, उनके लेखनी में, लेखों में, समाचार में इस बात आनी चाहिए। और खास कर जो पशुपालन है उसमें बहुत अच्छी बात है कि अब पशुपालन कर, पर जो बांझ गाय हैं, पशु हैं, या एक बैल मर गया, एक बैल है, तो कैसे काम चलेगा? तो गांव में जो है हमें ये तय कर लेना चाहिए एक गांव के लिए कितनी बैल जोड़ी होनी चाहिए। सबके घर में अगर 10 नाली ज़मीन है, वो प्रत्येक आदमी बैल जोड़ी रखे तो क्या फ़ायदा है? इसलिए मेरा निवेदन है, चाहे वो अर्थशास्त्री हो, पत्रकार हो, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन हो, गांव का पुनर्गठन के बारे में। और चौथा, जो उत्तराखंड में जो महामारी है छुआछूत है, अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते। मोरी में एक लड़का गलती से मंदिर में चला गया, जबकि मंदिर बनाते वही हैं, मर्द वही हैं, बनाने। इसलिए अस्पृश्यता निवारण के लिए जब से राज्य बना कोई अभियान नहीं चला। पहले कानून था भारत सरकार का अस्पताल निवारण अधिनियम 1989, उसका पालन नहीं हो रहा है। कहीं FIR लॉन्च नहीं हो रही, कहीं अखबार में पढ़ने को नहीं मिलता कि जिसने छुआछूत की है अमुक व्यक्ति को इतने साल की सजा हुई। अदालत जाने क्या कर रही है। तो मेरा अनुरोध यह कि उत्तराखंड में जो महामारी है, नया कुष्ठ रोग है, जो गांव में, घर घर में है, ये शारीरिक कुष्ठ रोग दूर हो गया, लेकिन जो सामाजिक कुष्ठ रोग है, सामाजिक कुष्ठ रोग नहीं है। इसके लिए उत्तरदायी ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि वो जो है ब्राह्मण जो है अनुसूचित जाति के घर में पूजा नहीं करता, उनके खाना नहीं खाता, कच्चा ले आता है। तो इसलिए जो ब्राह्मण, इसका कोई विरोध होना चाहिए। जो ब्राह्मण छुआछूत करता हो उसको गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। हाँ, तुम पूजा करो, पर शर्त यह रहेगी कि तुम हमारे घर का चावल खाओगे। और नहीं तो कहते हैं हम चावल तो नहीं खाते। तो चावल में हम तो आटा, तो रोटी तो हाथ से बनती है और चावल तो डेगची में बनता है। इसमें परहेज क्या है? क्या तर्क है इसके पीछे? हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत ही कम शब्दों में पूरा पहाड़ का जो समग्र चिंतन आप करते हैं। थैंक उम्मीद करते हैं आप 100 साल जिएं, ऐसे आपका चिंतन आगे बढ़ता नहीं, आप रहे, मेरे- विकास में भी आगे बढ़ते रहें। आप मेरे पुराने मित्र हैं, आपके कलम में ताकत है। मैं तो रिटायर हो गया तो ताकत है, और मैं जब डीएम था ताकत होती थी। इसलिए आप जो जब तक आपका शरीर चल रहा है आपके अंदर ताकत है। मेरा आपसे निवेदन है इस ताकत का उपयोग कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे फिर मिलेंगे और मुद्दों के ऊपर भी, और उम्मीद करते हैं कि जो मानव अधिकार में आप उस समाज के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने वाकई आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आपकी जीत निश्चित होगी। 16 अक्टूबर को आपसे निवेदन है क्या मानव अधिकार जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, उसमें मुकदमा है। जरूर आएंगे। धन्यवाद।